So hello everyone, welcome back to CL Academy. I am ऋषिकेश पृष्टि और एसएसटी गाइड एंड हम लोग आज क्या करेंगे ना, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे जो हम लोग पढ़ने वाले थे, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे, उसको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या ना, हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना। रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स ना, एवरीथिंग दैट नीड आवर फुलफिल are called as considered as resource, and resource must be economically accessible, technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। तो ये तो हम लोग डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कशन किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, एजेंडा 21 के बारे में, एंड वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, एंड रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया। इतना हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे। सो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए थे, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स, कहाँ पे क्या है उसको मैपिंग करना, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में पता करना है, इवॉल्विंग एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। वो एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि मतलब कितना अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा जो इंप्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स वहाँ पे होना, ठीक है ना। मैचिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, तो जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच करना है कि लोकल लेवल, लोकल एंड रीजनल प्लान्स के साथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को वहाँ पे मैच करके वहाँ पे सारे बनाना है। तो ये 3 स्टेप में क्या होता है ना, रिसोर्स डेवलपमेंट जो रिसोर्स प्लानिंग जो होता है हमारा इंडिया का। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है। तो जैसे कि हमें पता है जो रिसोर्स है हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, एंड कभी कभी क्या होता है ना, एक सिचुएशन राइज होता है। सिचुएशन क्या होता है ना, रीजन्स विद रिच इन रिसोर्स बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले देखो क्या होता है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज एन नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, हाउएवर merely the availability of resource in the absence of corresponding changes in the technology and इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, मतलब वो क्या होता है ना, डेवलपमेंट जो होता है जो एक नेसेसरी कंडीशन में ही रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होता है ना, वो जो रिसोर्स का क्या होता है ना एब्सेंस होता है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे इफेक्ट होता है। देखो जहाँ पे रिसोर्स नहीं होगा, एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज हमारे यहाँ मतलब कहीं पे भी एक जगह पे एक कोई एरिया में एक टाइप का रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, देन वहाँ पे हम लोग उसी रिसोर्स के बेस्ट कोई भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ पे सेट करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे हम लोग फेलियर होंगे, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स का जो रॉ मटेरियल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री फंक्शन किस तरह से करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे एक मतलब अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे एक रिसोर्स का अवेलेबिलिटी वो एरिया का टेक्नोलॉजी का, वो एरिया का जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है जो उसका एरिया डेवलपमेंट को भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसको डेवलपमेंट को भी वहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हुआ है पैराडॉक्स 1, जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, उसका हम लोग अदर नेम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स द रीजन्स रिच इन रिसोर्स बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है ना। सो दिस सिचुएशन, दिस टर्म इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। याद रखना इसको, तुम लोग तुम्हें पता भी तो होगा, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ठीक है ना। ये अभी तुम लोग 8th 9th क्लास में भी इसके बारे में कभी सुने होंगे, इसे पता भी होगा, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। कभी कभी मतलब ये जो सिचुएशन होता है, ठीक है ना, समटाइम्स द एरिया रिच इन नेचुरल रिसोर्स बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। या फिर उसको और क्या बोला जाता है ना, नेचुरल रिसोर्स कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी या फिर नेचुरल रिसोर्स कॉस्ट उसको बोला जाता है, किसको ना, रीजन्स रिच इन रिसोर्स बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, जो हम मतलब एरिया जो होते हैं बहुत ही ज्यादा रिसोर्स उसके पास होता है, रिसोर्सफुल एरियाज जो होते हैं, ठीक है ना, एंड वो रिसोर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देते हैं इंडिया के। इंडिया में देखो हमारे रिसोर्स सफिशिएंट रिसोर्स है, हमारे हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबल है। जस्ट लाइक जो आयरन का, जो अभी के टाइम में हमारा जो आयरन जो है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में प्रेजेंट डे अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे जो वैल्यूएबल रिसोर्स में क्या जाएगा ना, आयरन ही जाएगा, क्योंकि हर काम के लिए हमें आयरन की जरूरत होता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया का सिचुएशन क्या है ना, बहुत ही बैकवर्ड है।
अभी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है ना, नेचुरल रिसोर्स कॉस्ट बोला जाता है, मतलब, और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है ना, रीजन जो होता है कभी कभी बहुत ही ज्यादा वो मतलब रिसोर्स में वो अवेलेबिलिटी, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल होता है, वहां पे रिसोर्सफुल कंट्रीज होते हैं, एरियाज होते हैं, बट वो ही बैकवर्ड रह जाते हैं। दैट इज अ फर्स्ट कंडीशन, पैराडॉक्स वन मैंने दिया, उसका नाम क्या है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है ना, पैराडॉक्स टू जो हम मैंने दिया है, रीजन विद द पोर रिसोर्स बेस बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो उसका ऑपोजिट जो है, ठीक है ना, वाइस वर्सा। कभी कभी क्या होता है ना, रिसोर्सफुल कंट्री रिच इन रिसोर्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। तो ये और एक मतलब टर्म है, क्या है ना, पोर रिसोर्स वहां पे होता है, ज्यादातर रिसोर्स नहीं होता, बट वहां पे डेवलप्ड एरियाज होते हैं, इकोनॉमिकली वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कंट्रीज भी उस तरह से हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत ही कम मिलता है, ठीक है ना, बट वहां पे वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है अभी के टाइम में भी अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो कनेक्ट विद दिस हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलाइजेशन वो छोड़ो, उसको अगर कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं उसको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो टर्म्स है समझ में आया, तो अवेलेबिलिटी जो रिसोर्स है किसी भी एरिया का, जो मतलब इकोनॉमी को भी वहाँ पे अफेक्ट करता है। तो कभी कभी वो जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बट फिर भी जो इकोनॉमी है हमारा बैकवर्ड रह जाते हैं, ठीक है ना। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो ये देखो अभी हम लोगों को जो पढ़े हैं, जो ये जो स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग इसको ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि ह्यूमन किस तरह से ये रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है, उसका कंजर्वेशन किस तरह से हम लोग करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो उसी में देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर पहले कुछ थॉट्स पढ़ेंगे। देखो क्या है ना, पहले महात्मा गांधी जी हमारे क्या बोले थे, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड्स, ठीक है ना। वो रिसोर्स के ऊपर एक टर्म्स हमारे यहाँ पे प्रोवाइड किया था कि जो रिसोर्स है एनफ फॉर एवरीवन्स नीड, अगर नीड्स को फुलफिल करने जाएंगे तो देन बहुत ही ज्यादा एनफ है सबके लिए, ठीक है ना। अगर ग्रीड को फुलफिल करने जाएंगे देन दैट बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, ठीक है ना। रिसोर्स जो है वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही है, कभी ग्रीड को फुलफिलमेंट के लिए वो नहीं है। ये किसका टर्म था ना, महात्मा गांधी ने इसको बोले थे, ठीक है ना। एंड ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स डिप्रेशन एंड द ग्लोबल लेवल, जो कि हम लोग प्रीवियस पार्ट में भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि क्या होता है ना, कुछ रिच पर्सन होते हैं, कुछ वेल्दियर सेक्शन होते हैं, स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। वही ग्रुप क्या करता है ना, अपना मतलब खुद का प्रोस्पेक्ट, मतलब खुद का जो हमारा ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, अपना खुद का जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके एंड एक्सप्लोटिव नेचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके वो रिसोर्स का डिप्लेशन करते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे अभी चल रहा है। वो हमारे कंट्री ने, हर एक कंट्री का वही सेम सिचुएशन है अभी के टाइम में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses, ठीक है ना। तो देखो गांधी जी का यहाँ पे एक थॉट था क्या, वो अगेंस्ट ऑफ मास प्रोडक्शन, अभी जो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है ना। उसके साथ वो क्या चाहते थे, रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, बहुत सारे लोग मिलकर उसको प्रोडक्शन करेंगे, मतलब रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड उसी के हिसाब से वो सारे, मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन सबको इक्वली वहां पे क्या होगा, रिसोर्स के ऊपर सबका इक्वली हक होगा एंड वो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ फ्यूअर हैंड्स में, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े थे, अगर फ्यूअर हैंड्स में अगर वो सारे रिसोर्स को वहां पे मतलब दे दिया जाएगा देन क्या करेंगे, वो अपने अपना फायदे के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, वही तो मतलब बात है ना। देखो इंटरनेशनली भी जो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कुछ एफर्ट्स दिया गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिए हैं, जो बेटर होगा मतलब तुम्हें समझने के लिए एंड लर्निंग के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट इन 1968 द क्लब ऑफ रोम, ठीक है ना। 1968 में क्या हुआ ना, क्लब ऑफ रोम क्या किया था ना, एट द इंटरनेशनल लेवल एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे। तो 1968 में क्लब ऑफ रोम, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है बहुत बार, ठीक है ना। तो वो उसने क्या किया था ना, वो रिसोर्स कंजर्वेशन को मोर सिस्टमेटिक वे में करने के लिए एडवोकेट क्या था वहां पे, ठीक है ना। एंड इन 1974 ई.एफ. स्कूमेचर, ठीक है ना। तो ई.एफ. स्कूमेचर, उन्होंने गांधीयन जो फिलोसॉफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय द स्कूमेचर इन हिज बुक स्मॉल इन ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या था ना, गांधीयन फिलोसॉफी, अभी जो हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़े उनका जो फिलोसॉफी है, ठीक है ना,
जो रिसोर्स है सबके लिए है, कभी किसी के ग्रीड के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये जो उनका जो फिलोसॉफी है उसी फिलोसॉफी के ऊपर एम्फेसिस देके वो अपना बुक में स्मॉल इन ब्यूटीफुल उनका जो बुक था वहां पे वो सारे पब्लिश किए थे। कौन? इन 1974 ईएफ्स कोमेचार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है 1987 सॉरी 1987 ब्रुडेंटलैंड कमीशन, ठीक है ना। ब्रुडेंटलैंड कमीशन जो है, ठीक है ना, तो उसने द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद द रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है ना। तो उनका क्या था मानना, तो उन्होंने एक सेमिनल कंट्रीब्यूशन दिया था किसमें ना, रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन ग्लोबल लेवल पे, ठीक है ना। उनका मानना था कि ग्लोबल लेवल पे हमारा रिसोर्स का कंजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है इसको याद रखना, ठीक है ना। ज़्यादा यहाँ पे समझने लायक नहीं है, एसएसटी इज बहुत इजी, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे में माइंड में बना के अगर उसको पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, देन वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है एंड इजीली हमें समझ में आ जाएगा सारे, ठीक है ना, याद भी रह जाएगा, कोई वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी के ऊपर जो ब्रुडेनलैंड कमीशन के ऊपर हम लोग एक पढ़ेंगे रिपोर्ट 1871 का जो है, देखो क्या है ना, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवोकेटेड एज ए मीन्स ऑफ द रिसोर्स कंजर्वेशन है। जो रिपोर्ट जो है ब्रुडेनलैंड रिपोर्ट जो कमीशन का जो रिपोर्ट था वो जो पास किया गया था, उसमें क्या है, देखो क्या बोला गया था ना, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अभी हम लोग जो टर्म हम लोग पढ़े थे पहले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वहाँ पे इंट्रोड्यूस वो जो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट इज ए मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। वहाँ पे बोला गया कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। and the finding and the concepts were subsequently published in the highly influential book entitled Our Common Future। and ये जो उनका जो concepts वगैरह है ये सारे को मतलब पब्लिश किया गया था कहाँ पे, एक इन्फ्लुएंशियल बुक उन्होंने वहाँ पे पब्लिश हुआ था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है ना। वहाँ पे सारे का सारे पब्लिश किया गया था। इन 1992 फॉलो अप another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, ब्राजील, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं 1992 रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ब्राजील के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें कुछ डाउट होगा? नहीं होगा, आई थिंक ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोग पॉइंट वाइज बहुत ही ज़्यादा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं प्रीवियसली जो पढ़े थे, ठीक है ना। कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। अभी हम लोग एक एक रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मेनली लैंड रिसोर्स से जो तुम्हारे चैप्टर में होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो लैंड रिसोर्स में क्या होता है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस है लैंड रिसोर्स का। तो लैंड का जो यूजेस होता है, जैसे कि लैंड जो है बेसिक रिसोर्स जो है हमारे यूज के लिए का मतलब हमारे यूजेस में आता है, हमारा डे टू डे लाइफ में हमारे मतलब लिविंग के लिए, हम लोग जिंदा रहने के लिए हमें तो मिट्टी तो चाहिए ना, लैंड तो चाहिए। लैंड में नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे, आसमान में उड़ेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना लैंड रिसोर्स तो चाहिए क्या ना, लैंड रिसोर्स इज सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल ओवर जितने भी सारे हमारे यहाँ पे हम लोग जो अर्थ में जो भी सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, जितने भी अभी लैंड रिसोर्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। मराइन लाइफ भी उसका भी मतलब वो अलग है, बट लैंड रिसोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। हम लोग फैक्ट्री सेटअप करेंगे कहाँ पर? लैंड में, ठीक है ना। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, सारे का सारे कहाँ पे होता है? लैंड रिसोर्स में ही होता है, ठीक है ना। तो वही वाला, तो उसका तो यूजेस तो इजी है, याद रह जाएगा। तो उसका जो लिमिटेशन क्या है, देखो जैसे कि लैंड रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट लैंड जो है क्या होता है ना, वो उसका जो लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो हमारा जो पूरा इंडिया का जितने भी लैंड मास का अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसका इंडिया का टोटल लैंड मास का ओनली 43% ऑफ लैंड मास इज प्लेन एरियाज, एंड जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है ना। तो 43% मतलब लैंड मास इज प्लेन एरिया ऑफ इंडिया, 30% आर माउंटेन एंड 27% इज प्लेट्यूज एरिया। तो यहाँ पे देखो मतलब तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ये जो लैंड एरिया, प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया, प्लेट्यू एरिया में से यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहते होंगे? अभी मैंने बोला क्या ना, प्लेन एरियाज में रहते होंगे। क्यों? बिकॉज प्लेन एरिया आर हाईली फर्टाइल्स, जो कि 9th में तो हम लोग ज्योग्राफी में भी डिस्कशन किए थे, क्योंकि 9th में भी रिसोर्स के बारे में, 8th में भी रिसोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, यहाँ पे 10th में भी है, ठीक है ना। तो प्लेन्स एरिया आर हाईली फर्टाइल्स बिकॉज वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे रिवर बेसिन्स वगैरह होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स वहाँ पे जमा होता है एंड वहाँ पे क्या होता है, प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होता है एंड वहाँ पे फर्टाइल सॉइल में होता है। एंड इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सुइटेबल है क्या, एग्रीकल्चर के लिए। तो इसीलिए क्या होता है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है ताकि उनको लाइवलीहुड वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना, मिलता है।
तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। माउंटेन एरियाज में बहुत ही कम पॉपुलेशन रहते हैं। प्लेटू एरिया जो ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप किया जाता है, वहाँ पे भी बहुत सारे पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है ना, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है काम आता है, सॉरी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे इंडिया में है, याद रखना है इसको। तो लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, बट लैंड का जो यूटिलाइजेशन हम लोग किस तरह से करते हैं इंडिया में, तो वो वाला देखो। तो लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस, ठीक है ना। क्या है ना, फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जो फॉरेस्ट के लिए यूज क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हर जगह पे फॉरेस्ट ही है, ठीक है ना। जो एरियाज फॉरेस्ट में गया वो मतलब फॉरेस्ट का जो एरिया है, लैंड रिसोर्स कुछ बहुत सारे एरिया क्या होता है ना, फॉरेस्ट में रह जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट रह जाता है वहाँ पे, तो वो एक पार्ट चला गया फॉरेस्ट का, ठीक है ना। एंड लैंड्स नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, कुछ लैंड रह जाता है जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, जिनको क्या वेस्ट लैंड, बैरन लैंड में भी बोला जाता है, ठीक है ना। एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जस्ट लाइक रोड, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज। कभी कभी क्या होता है ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंड है हमारा फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट पर्पज में वहां पे चलेगा, वहां पे फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है ना। एंड कुछ एरिया जो रह गया वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, किस तरह से ना, जितने भी सारे वेस्ट लैंड, बैरन लैंड खाली पड़ा है, वहां पे फर्टाइल सॉइल नहीं है जो भी है, तो बैरन लैंड ऐसे खाली पड़ा है, वेस्ट लैंड, ठीक है ना, तो वो रह गया। एंड कुछ एरियाज रहता है लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जस्ट लाइक रोड्स, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, तो उसको जो हम लोग जो मतलब लैंड को यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, वही सारे काम होता है, वहां पे तो हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है ना, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या होता है ना, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ठीक है ना। तो परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ एरियाज को क्या होता है ना, परमानेंटली हम लोग पेस्चरल एंड ग्रेजिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा जो कैटल वगैरह जो भी है उसके हेडिंग के लिए हम लोग, ग्रेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ एरियाज, ठीक है ना। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रुप्स, एंड कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या ऐसे बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस ट्रीज वगैरह, ग्रुप्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, वो कुछ एरियाज रह जाते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, कुछ एरियाज होते हैं क्या होता है ना, वहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता है, कल्चरेबल कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है ना। तो वो क्या होता है ना, वहाँ पे हमारा कल्टिवेशन हो सकता है, बट हम लोग वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर सकते, जो कि 5 साल से ज़्यादा, 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज़्यादा वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, कल्टिवेबल वेस्टलैंड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखो क्या है ना, हमारा जो लैंड को वहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे फेलो लैंड्स का हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, क्या फेलो लैंड एक है ना, जो एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड्स, तो फेलो लैंड्स क्या है, देखो फेलो लैंड्स एंड सॉन एरियाज। तो फेलो लैंड्स आर द करंट फेलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 कल्चरल ईयर्स, एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक है ना। तो उसको हम लोग फेलो लैंड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे क्या ना, अनकल्टिवेबल लैंड जो कि फेलो लैंड्स को एक्सक्लूड करके, जैसे कि हमारा क्या जो पेस्टरल के लिए यूज किया जाता है, जो लैंड है हमारा गेजिंग वगैरह की एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। हमारा मिसलेनियस ट्रीज ग्रुप्स का भी कुछ एरियाज होते हैं जो लैंड रह जाता है, उसको क्या हमारा वो भी अनकल्टिवेबल लैंड है, ठीक है ना। हमारा कुछ कल्टिवेबल वेस्टलैंड जो कि 5 साल से ज़्यादा, 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज़्यादा वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुआ है, दीज आर कॉल्ड मतलब कल्टिवेबल वेस्टलैंड। फिर फेलो लैंड कुछ रह जाता है, फेलो लैंड में क्या है, तो करंट फेलोच रहता है, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब एक सीजन तक, 1 साल से या फिर एक साल से कम टाइम के लिए वहाँ पे क्या मतलब अनकल्टिवेबल वो रहता है, कल्टिवेशन वहाँ पे नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, करंट फेलो बोला जाता है, ठीक है ना। एंड अदर देन करंट फेलो, और अदर देन करंट फेलो लैंड में क्या होता है ना, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर्स। देखो हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स के हिसाब से पढ़े, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज, अगर हम लोग लेस देन 1 ईयर, अगर लेस देन 1 ईयर हम लोग होगा, ठीक है ना, लेस देन 1 ईयर, देन वो क्या हो जाएगा हमारा करंट फेलो, करंट फेलो लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। 1 to 5 ईयर्स का जो टाइम के हिसाब से अगर वो अनकल्टिवेटेड रहा, देन क्या करेंगे उसको अदर देन करंट फेलो लैंड बोला जाएगा, अदर देन करंट फेलो लैंड, जो कि हमारा 1 से 5 साल तक वहां पे अनकल्टिवेटेड रह गया। एंड मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स को क्या रह गया, उसको हम लोग बोलेंगे कल्टिवेबल वेस्टलैंड। वो कल्टीवेशन हो सकता है बट अभी वो वेस्ट है। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो फेलो लैंड्स का समझ में आया क्या, देन है नेट सोन एरियाज, ठीक है ना। नेट सोन एरियाज में क्या है ना, एरिया सोन एट लीस्ट 1 इन ए ईयर। सोन का मतलब क्या पता है ना, कल्टीवेशन होता है जहाँ पे सोइंग वगैरह एक्टिविटी, जो सीड्स वगैरह कल्टीवेशन जहाँ पे होता है। तो नेट सोन एरियाज क्या है ना, वहाँ पे जो होता है एरिया सोन एटलीस्ट 1 इन ए ईयर, जो एरियाज
एटलीस्ट एक बार वहाँ पे, हर साल एक बार वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, दे आर कॉल्ड एज नेट सोन एरियाज, ठीक है ना, वो नेट सोन एरियाज में जाता है। तो वो सारे कुछ एरियाज रह जाते हैं हमारा जो लैंड का उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इंडिया में जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल पर्पज में, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, साल में हम लोग एक बार 2 बार वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन होता है। वो सारे क्या होता है, एक बार जो होता है, एटलीस्ट एक बार जो होता है, दे आर कॉल्ड एज नेट सोन एरियाज। एंड बहुत सारी जगह पे वहाँ पे कॉमर्शियल पर्पज के लिए जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे मोर देन 1 टाइम्स वहाँ पे मतलब क्रॉप ग्रो किया जाता है, या फिर मिक्स क्रॉपिंग वगैरह, वो हम लोग कंसेप्ट हम प्रीवियसली भी डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज क्या है ना, एरियाज ऑन मोर देन 1 इन एग्रीकल्चरल एरिया प्लस नेट्स ऑन एरियाज। तो ग्रॉस क्रॉप एरियाज क्या है, देखो, तो हमारा जो भी एरिया, जो अभी जैसे कि मैंने बोला, तो जो नेट्स ऑन एरिया, एरियाज ऑन मोर देन वंस, ये एटलीस्ट 1 टाइम अगर होगा तो उसको नेट्स ऑन एरिया बोलेंगे। ग्रॉस ऑन एरियाज क्या है, मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल एरिया प्लस नेट्स ऑन एरियाज। तो ये जो नेट्स ऑन एरियाज है, एंड जो बाकी के सारे जो एरिया जहाँ पे क्या होता है ना, मोर देन 1 टाइम वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे सोइंग एक्टिविटी होता है, मतलब कल्टीवेशन होता है, वो सारे एरियाज को क्या बोला जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट, मतलब ये जो सारे टर्म्स है समझ में आया, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बस इतना ही है, ठीक है ना। तो याद रह जाएगा। और एक बार डिस्कशन करते हैं, जो लैंड हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में कुछ कुछ इस तरह से पार्ट में है। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे लैंड वहां पे रह जाता है फॉरेस्ट पार्ट में। कुछ लैंड रह जाता है क्या, लैंड नॉट कल्टिवेबल फॉर नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है ना, जैसे कि बैरन लैंड है, फिर वेस्ट लैंड हो गया, ठीक है ना। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ हमारा क्या रोड वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन मतलब फैसिलिटी, बिल्डिंग्स वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए जो हम लोग लैंड यूज कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला था, वो लैंड नॉट टू एग्रीकल्चरल यूजेस वहाँ पे चला गया, ठीक है ना। एंड अदर कल्टिवेबल लैंड में क्या हो गया ना, हमारा परमानेंट पेस्चर एंड गेजिंग लैंड हो गया, ठीक है ना। वहाँ पे क्या अनकल्टिवेबल लैंड, वह क्या पेस्चर के लिए वहाँ पे यूज किया था। पेस्चर का मतलब तो समझ में, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या है, जो पेस्चर एंड गेजिंग पर्पज के लिए क्या, जो कैटल वगैरह जो होते हैं, जो उनका जो हमारा जो पेट्स होते हैं, उनका जो गैजिंग एक्टिविटीज के लिए वहाँ पे जो लैंड को यूज करता है, पेस्चरल और फिर ग्रेजिंग लैंड उसको बोला जाता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रुप, बहुत सारे ऐसे वगैरह जो पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं, कुछ एरियाज में उस तरह से पूरा कवर होकर रहते हैं, तो उसी तरह से रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है कल्टिवेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल है तो कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है ना। तो जो कि हमारा मोर देन, वो जो बोले क्या, मोर देन 5 ईयर से ज़्यादा तक वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उसको कल्टिवेबल वेस्टलैंड बोला जाता है। तो सिमिलरली फेलो एरियाज का करंट फेलो होता है, एंड हमारा अदर देन करंट फेलो होता है। करंट फेलो में क्या होता है ना, लेस देन 1 ईयर या फिर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं होता है, उसको करंट फेलो एरियाज बोला जाता है। एंड अदर देन करंट फेलोस, ठीक है ना, अदर देन करंट फेलो में क्या होता है ना, जहाँ पे 1 से 5 साल के अंदर वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल ईयर में वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है ना। देन वहाँ पे नेट सोन एरिया ना ग्रॉस सोन एरिया वहाँ पे है। नेट सोन एरियाज एटलीस्ट वंस इन ए ईयर वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा, कल्टीवेशन हो रहा होगा, उसको नेट सोन एरिया बोला जाता है। एंड नेट सोन एरिया प्लस जो एरियाज होते हैं जहाँ पे मोर देन कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो होता है, जो एरियाज में क्या होता है मोर देन 1 टाइम वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वो सारे मिला के जो एरियाज है उसको क्या ग्रॉस क्रॉप एरिया बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है ना। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या है, देखो, तो इंडिया में देखो जो लैंड है वो तो उसका तो यूजेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। द यूजेस ऑफ लैंड इन डिटरमाइन बाय 2 मेन फैक्टर्स, तो फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो इंडिया में जो हमारे लैंड का यूजेस किया जा रहा है उसको 2 फैक्टर में मेनली हमारा टर्म दिया गया है वहाँ पे, एक होता है फिजिकल एंड होता है ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में क्या है, देखो ना, फिजिकल फैक्टर हमारा है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ठीक है ना। ये जो है मेनली हमारा क्या है ना, लैंड यूज मतलब लैंड डिटरमाइन बाय 2 मेन फैक्टर्स वहाँ पे होता है। एंड सम ह्यूमन के फैक्टर्स में क्या होता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो जो लैंड का यूज है मतलब जहाँ पे कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे सारे पॉपुलेशन वगैरह, उसी के हिसाब से जो लैंड का यूजेस है। तो देखो अगर एक एरिया में फर्टाइल सॉइल है, ठीक है ना, प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि ना वहाँ पे हमारा देखो एग्रीकल्चर अच्छा होगा। एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी सारे इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है ना, वो वहाँ पे सेटअप होगा, तो लोगों को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है ना। एंड वहाँ पे जाके लोग ज़्यादा सेटल होंगे। माउंटेन एरिया में वहाँ पे क्या होता है ना, पूरा लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली तो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के हिसाब से फिजिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करता है, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल टाइप हो गया, ठीक है ना, तो वो भी डिपेंड करता है हमारा।
एंड ह्यूमन फैक्टर्स भी होता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी कितना है, एंड जो हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन के हिसाब से वहाँ पे लैंड का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। एंड हमें तो पता होगा, जैसे कि 9th में फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी में था क्या, द टोटल एरिया ऑफ जो इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, जहाँ पे जो कि अर्थ का पूरा ओनली 2.4% है, ठीक है ना, पूरा अर्थ का एरिया। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया। जैसे कि हमारा जो लैंड यूज डाटा ये क्या है, सारे एवरेज फिगर्स है, ठीक है ना, तो ओनली सारे के सारे एरिया में जो डाटा जो है सर्वे नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ओनली 93% जो एरियाज का वहाँ पे जो रिपोर्ट के हिसाब से लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है ना। तो 93% ऑफ टोटल एरिया का जो मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, ओनली 93% एरिया का जो डाटा है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरल लैंड यूज कैटेगरीज कंपैरिजन वहाँ पे देखो एक हमारा टेबल है, इसको भी हम लोग याद रखने के लिए इस तरह से टेबल फॉर्मेट में हम लोग कर ले तो इजीली याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो लैंड यूज कैटेगरी में क्या है, देखो नेट्स ऑन एरियाज जो होते हैं इंडिया में, ठीक है ना, नेट्स ऑन एरिया क्या है ना, हमारा ओनली 1960 से 1961 के बीच में जो नेट्स ऑन एरिया है कितना था ना, 46.26% था, जो कि 2014 से 15 में डिक्रीज होकर 45.5% तक आ गया है नेट्स ऑन एरिया, जहां पे क्या कल्टीवेशन होता है वंस इन मतलब मिनिमम वन टाइम इन ए ईयर एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एटलीस्ट वन टाइम वहाँ पे क्या होगा ना, सोइंग एक्टिविटी मतलब कल्टीवेशन होगा। तो नेट्स ऑन एरिया जो हमारा 1960 से 61 के टाइम में जितना था, अभी 2014-15 के रिपोर्ट के हिसाब से वो डिक्रीज हो गया है। तो फॉरेस्ट एरिया भी देखो क्या है ना, फॉरेस्ट एरिया में कुछ मतलब इंक्रीज हुआ है 18.11% से 11% से 23.3% तक इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। सिमिलरली बैरन एंड अनकल्टेबल वेस्टलैंड 18.11% से 5.5% तक डिक्रीज हो गया है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जो है 4.95% से 8.7% तक चला आया है। परमानेंट पेस्चर एंड गैजिंग लैंड जो है 4.71% से 3.3% तक आ गया है। एंड करंट फैलो लैंड जो है 3.73% से 4.9% तक आ गया है। करंट फैलो क्या है वो तो पता होगा तुम लोगों को, ठीक है ना, अभी हम लोग डिस्कशन किए थे। तो इस तरह से क्या है ना, एक वो पूरा हमारा कंपैरिजन है 1960 एंड 61 का एक डाटा के साथ 2014 एंड 15 का डाटा में इंडिया में जो लैंड यूजेस है किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर आइडिया, बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इंडिया में किस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो मतलब हो रहा है, ठीक है ना। तो एनालाइज ऑफ लैंड एंड लैंड यूज पैटर्न, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, लैंड यूज पैटर्न को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज में क्या होगा ना, द लैंड अंडर द परमानेंट पेस्चर हैज आल्सो डिक्रीज। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग देखेंगे परमानेंट पेस्चर का जो लैंड है धीरे धीरे क्या है ना वो डिक्रीज हो रहा है, हम लोग जैसे कि पढ़े वहां पे, ठीक है ना। द मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पोर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई, हेंस दिस लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। देखो अगर हमारे एक एरिया में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई भी मतलब वहाँ वो एरिया को खाली कभी भी नहीं रखा जाएगा। जो भी सारे अदर देन करंट फेलो एरियाज जो है मतलब जो कि 1 से 5 साल के अंदर वहाँ पे कल्टीवेशन होता है कभी कभी, तो वो सारे एरिया में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं जो लैंड जो है वो जो क्या होता है पोर क्वालिटी का होता है। अगर पोर क्वालिटी का लैंड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर है जो कॉस्ट होगा वहाँ पे कल्टीवेशन होगा तो क्या होगा वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा कल्टीवेशन कॉस्ट की वजह से क्या होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादातर कल्टीवेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा जो कॉस्ट है हमारा मतलब जो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है इनकम से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे क्यों काम करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है ना वो सारे एरियाज में 2-3 साल में 1-2 बार इस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड से है जो, ठीक है ना। एंड वेरिएशन ऑफ नेट्स ऑन एरियाज देखो क्या है, वेरिएशन इन नेट्स ऑन एरिया NS है, नेट्स ऑन एरिया। तो ओवर 80% ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जो है नेट्स ऑन एरिया मतलब वहां पे होता है, ठीक है ना। लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इस तरह से। तो जो नेट्स ऑन एरियाज है, ठीक है ना, जहाँ पे कल्टीवेशन ज्यादा होता है तो वहाँ पे कुछ कुछ एरिया में बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन होता है, जस्ट लाइक पंजाब हरियाणा वहाँ पे कॉमर्शियल पर्पज के लिए ज्यादातर कल्टीवेशन एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। एंड कुछ एरियाज में क्या होता है ना जस्ट लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये देखो ये सारे मैक्सिमम सारे हम लोग देखेंगे तो माउंटेन एरियाज है सारे,
ठीक है ना। अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ठीक है ना। वहाँ पे तो पॉपुलेशन ही बहुत ही कम है, तो वहाँ पे जो एरियाज है वहाँ पे क्या होता है ना, जो नेट सोन एरियाज होते हैं 10% से भी कम एरियाज में वहाँ पे क्या होता है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, रेगुलर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फॉरेस्ट एरिया एंड चैलेंज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉरेस्ट एरिया एंड चैलेंज। तो करंट फॉरेस्ट एरिया देखो क्या है ना, लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया आउटलाइंड इन द नेशनल एंड फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, ठीक है ना। तो अभी के टाइम में हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है ना, 33% से कम है, ठीक है ना, जो कि हमारा जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, जो आउटलाइन जो किया गया था 1952 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में आउटलाइन किया गया था, मिनिमम 33% ऑफ एरिया जो है जोग्राफिकल एरिया का हमारा करंट मतलब फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए था, बट उससे भी कम है अभी के टाइम में, ठीक है ना। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, देखो एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, तो फॉरेस्ट हमें क्यों चाहिए उसका तो हमें पता होगा, ठीक है ना। फिर भी इसको और एक बार डिस्कशन करते हैं ना, ये जो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जो फॉरेस्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमें चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहने के लिए वो फॉरेस्ट है, जैसे कि ट्रीज जो है वो एनवायरमेंट को हमारे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें पता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो चाहिए क्या ना, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए वो फॉरेस्ट एरिया हमें चाहिए। तो लिवलीहुड द मिलियंस ऑफ द पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, ठीक है ना। तो देखो मैक्सिमम जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर पूरा फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। अगर फॉरेस्ट एरिया नहीं होगा तो इनका लाइवलीहुड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मेनली जो ट्राइबल्स है अभी के टाइम में डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्राइबल्स वहाँ पे क्या होता है ना, अफेक्टेड हो रहे हैं। क्या ना, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसके वजह से क्या होता है ना, लोगों को वहां से हटा दिया जाता है एक जगह से, ठीक है ना। तो जिसके वजह से क्या होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, एंड जिनका पूरा का पूरा क्या लाइवलीहुड जो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो उनका लाइवलीहुड किस तरह से मैनेज होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारा जो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वहां पे देखो चैलेंज क्या है ना, वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी एराइड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड द सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है ना। जो वेस्टलैंड रह जाता है उसको वो कोई काम का नहीं रहता, जस्ट लाइक जो रॉकी एराइड एंड डेजर्ट एरिया में, रॉकी एरिया में हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे ना, हम लोग वहाँ पे कुछ मतलब एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ना सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। डेजर्ट एरिया रह जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह से जो वेस्टलैंड रह जाता है वो यूजेस में नहीं रहता, जो कि जो एरियाज रहते हैं क्या, जो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो यूज किया जाता है, जस्ट लाइक सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज के लिए घर बना लेते हैं, इंडस्ट्रीज बना लेते हैं, रोड्स वगैरह मतलब रोड्स वगैरह का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वो जो एरिया वो क्या हो गया, वो परमानेंटली हमारे लिए और यूजेबल नहीं रहा, मतलब वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वही स्पेसिफिक यूजेस के लिए काम करेंगे, बट एग्रीकल्चर में वहाँ पे फॉरेस्ट में मतलब प्लांटेशन वहाँ पे नहीं हो सकता, ट्रीज वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता, और ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या होता है ना, जो लैंड जो यूज किया जा रहा है जिसके वजह से क्या होता है ना, जो डिफोरेस्टेशन, ये जो यूजेस के लिए क्या होता है ना, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे हमारा ह्यूज अमाउंट में हम लोग फॉरेस्ट को क्या करते हैं ना, काट देते हैं, तो जिसके वजह से डिफोरेस्टेशन होता है एंड हमारा जो एरिया जो हमें चाहिए जितना क्वांटिटी में हमें चाहिए उतना हमें मिल नहीं पाता, ठीक है ना। एंड यही सारे जो चीजें हैं दैट लेड टू द लैंड डिग्रेडेशन, जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है ना। जो डेवलपमेंटल पर्पज के लिए हम लोग जो भी सारे एक्टिविटी करते हैं, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी डूइंग फॉर डेवलपमेंटल पर्पज आर द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, ये तो हम लोग डिस्कस मतलब हमें पता भी है, ठीक है ना। तो क्या है ना, जितने भी सारे जो हमारा हमारा जो बेसिक नीड्स है तो उस वो हमें कहाँ से मिलता है ना, लैंड से ही मिलता है हमें, ठीक है ना। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, इवन इफ हम लोग रहने के लिए भी किसका कहाँ का ना, इनडायरेक्टली हम लोग लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। बोलोगे तो सर हम लोग लैंड के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं, फूड एंड क्लोथिंग के लिए। अरे फूड जो होता है वो कहाँ से ग्रो किया जाता है, लैंड से ही ग्रो किया जाता है। क्लोथिंग के लिए हम लोग फाइबरस क्रॉप्स वगैरह जो कहाँ पे लैंड से ही मिलता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली हम लोग पूरा फुल्ली लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। And human activities have not only brought about the degradation on land but have also aggravated the pace of natural forest to cause damage to land, ठीक है ना। तो एंड ह्यूमन एक्टिविटी जो है तो क्या करता है ना, वहाँ पे देखो बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या होता है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड धीरे धीरे अभी डिग्रेडेशन हो रहा है। देखो वो वेदर हम लोग डायरेक्टली लैंड को डिग्रेड करें या फिर इनडायरेक्टली हम लोग उसको डिग्रेडेशन में हम लोग डिग्रेडेशन का एक पार्ट है। जिस तरह से देखो हम लोग लैंड का जो यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग लैंड का जो यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सॉरी
इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, ठीक है ना, एंड रोड्स बनाने के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, वो तो लैंड हो गया, वो कभी और हमारे यूजेस में नहीं आएगा अदर देन वहाँ पे रहने के लिए, फिर इंडस्ट्रियल पर्पज जो, ठीक है ना, वहाँ पे तो हम लोग पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है ना। एंड उसके बाद भी और क्या है ना, हमारा जो भी मतलब सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि HYV सीड्स जब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ पंजाब हरियाणा से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हुआ ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज किया गया, मतलब वो एरियाज को, जो भी एरियाज वहाँ पे कल्टीवेट मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज किया, जो कि क्या होता है ना, धीरे धीरे जाकर लैंड का जो फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता है एंड बाद में वो जो लैंड हो जाता है वेस्ट हो जाता है, मतलब कुछ सालों बाद वहाँ पे और उसका फर्टिलिटी इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वहाँ पे और कल्टीवेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या किया जाता है ना, वो मतलब क्या क्या होता है ना, लैंड जो होता है धीरे धीरे करके डिग्रेड होता है, ठीक है ना। ओवर अ टाइम कंटिन्यूअस यूज विदाउट द कंजर्वेशन मेजर्स लीड टू सीवियर डिग्रेडेशन अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है ना, अगर ये जो चीजें अगर चलता रहा, जो कि अभी के टाइम में भी हो रहा है, ठीक है ना, एंड वो कंटिन्यूअस यूज होगा विदाउट एनी टाइप ऑफ कंजर्वेशन, हम लोग उसका कंजर्वेशन कोई भी टाइप का कंजर्व किसी भी टाइप का हम लोग कंजर्वेशन मेजर्स वहाँ पे नहीं लेंगे, इस तरह से कंटिन्यूअसली हो क्या उसका यूजेस करते रहेंगे, ठीक है ना, देन क्या होगा, वो पूरा एक टाइम में पूरा वो टोटली पूरा अफेक्टेड हो जाएगा एंड इतना ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा, उसको वो फिर से हम लोग उसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड दैट दिस मेजर्स लीड टू द सीवियर डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड द एनवायरमेंट, ठीक है ना। लैंड डिग्रेडेशन कॉजेस एंड कंजर्वेशन देखो क्या है, तो लैंड डिग्रेडेशन का कॉजेस एंड कंजर्वेशन में देखो क्या होता है, मेन कॉजेस क्या है ना, डिफोरेस्टेशन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किया था, लैंड जो डिग्रेडेशन का मेन कॉजेस है डिफोरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा एरियाज, ह्यूज एरियाज क्या किया जाता है ना वहाँ पे हमारा यूज किया जाता है माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद क्या है ना, ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन जो हमारा है, ओवर इरिगेशन फैसिलिटी मतलब पता है क्या, जो कल्टीवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी वहाँ पे चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ओवर इरिगेशन करते हैं वहाँ पे। हम लोग मैं एक केस स्टडी वहाँ पे मतलब प्रोवाइड करना चाहता हूँ। देखो ओवर इरिगेशन क्या होता है ना, प्रेजेंट हमारा पंजाब एंड हरियाणा का जो एरिया है वो ओवर इरिगेटेड है, किस तरह से ना, वहाँ पे देखो ग्रीन जैसे अभी हम लोग डिस्कशन किए थे, क्या ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता, पंजाब एंड हरियाणा का एरिया से ही ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब HYV सीड्स का यूज किया गया, जो नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में HYV सीड्स क्या करते हैं ना, दे नीड मोर वाटर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट पे पानी वहाँ पे यूज किया गया एंड पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो वहाँ पे जो फार्मर्स है उन्होंने बोरवेल्स वगैरह खोद के कंटिन्यू पानी वहाँ पे सप्लाई करने लगे, ठीक है ना, एंड दैट लीड टू द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो जिसके वजह से धीरे धीरे ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हुआ एंड ओवर इरिगेशन के वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, सॉइल इरोशन वगैरह का मतलब प्रॉब्लम रहता है, ग्राउंड वाटर अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बहुत ही मतलब ग्राउंड वाटर का जो लेवल अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे की जगह लो हो जाएगा, देन क्या होगा, वहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे एंड मिनरल्स जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो रहते हैं वो क्या करते हैं ना, अपना जो मिनरल्स जो वेस्टेज वगैरह होता है वो क्या सॉइल में डायरेक्टली करते हैं, जो सॉइल का क्वालिटी वहाँ पे खराब होता है, इस तरह से बहुत सारे यूजेस है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो उसका मेजर्स क्या है ना, अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसका जो मेजर्स में हम लोग एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, बहुत सारे जगह पे प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, एक जगह पे अगर हम लोग पेड़ वगैरह काटते हैं तो उतना ही या फिर उससे ज़्यादा क्वांटिटी का पेड़ हम लोग कहीं पे प्लांट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ओवर ग्रेजिंग का क्या होता है ना, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, तो ग्रेजिंग लैंड का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, अगर उसका प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे ग्रेजिंग लैंड का, देन क्या होगा, वो उसको हम लोग मतलब उसका जो लैंड डिग्रेडेशन का हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से सॉइल इरोशन का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग, तो रेगुलेटिंग माइनिंग, तो माइनिंग एंड क्वायरिंग के मतलब माइनिंग एक्टिविटी जो हो रहा है वो क्या होता है ना, जो उसका कोई भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे मतलब माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से क्या होता है ना, वहाँ पे कोल माइंस जो होता है, एग्जांपल दूंगा, कोल माइंस में क्या होता है ना, जो वहाँ पे अंडरग्राउंड वहाँ पे टनल्स होता है, ठीक है ना, मतलब कोल जो होता है माइनिंग किया जाता है वो अंडरग्राउंड होता है ना सारे, तो वहाँ पे ऐसा कभी कभी क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट का एक लिमिटेड एरिया जो होता है, सर्टन एरिया जो होता है, उसी के एरिया मतलब एरिया के अंदर वहाँ पे माइनिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपने प्रॉफिट के लिए बहुत दूर तक भी वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, जो ऊपर का जो मतलब सॉयल है वो धीरे धीरे क्या होता है नीचे ऐसे धंसने लगता है, तो ये सब बड़ा चांसेस है क्या, लैंड डिग्रेडेशन का, सॉइल डिग्रेडेशन का। तो ओवर माइनिंग के मतलब उसको हम लोग कैसे मेजर ले सकते हैं ना, उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं माइनिंग को। ओवर इरिगेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल्स, ठीक है ना, हम लोग इरिगेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मशीन्स वगैरह यूज करके हम लोग जो पानी का वेस्ट ना करके हम लोग उसको कर सकते हैं।
मिनरल्स प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेड्स ग्रोइंग थॉर्नी ब्रॉसेस, ठीक है ना। हम लोग जो शेल्टर बेड्स का वहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं, जो मतलब कोस्टल एरियाज में वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स का जो हमारा जो ट्रीज वगैरह का वहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। एंड थॉर्नी ब्रॉसेस जो हमारा वहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि रिवर बैंक के साइड में। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स का हम लोग मेजर्स यहाँ पे ले सकते हैं टू कंट्रोल सॉइल इरोशन, ठीक है ना, लैंड डिग्रेडेशन। तो क्लास आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो अभी तक अगर कुछ डाउट है तुम्हें तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे डाउट पूछो, हमारा टीम या फिर मैं तुम्हारा डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।